हेलो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर एक्सप्लेनेशन का ये सेकंड पार्ट है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका मीनिंग क्या होता है और उनके जो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और फंक्शंस को स्टडी करते वक्त हमने स्टडी किया था कि उनकी नेसेसिटी क्या है, एंड वी कंक्लूडेड दैट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लाइक इंडिया। लेकिन हम इस पार्ट में जो टॉपिक पिकअप करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है किसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, सेटअप में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, यानी कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने दल होने चाहिए किसी देश में, किसी लोकतांत्रिक देश में। तो देखते हैं किताब में क्या लिखा है। इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र में, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, यानी उस देश के, यानी उस लोकतांत्रिक देश के रहने वाले लोग, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, वो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। इंडिया भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर किसी भी सिटीजन्स को पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का अधिकार है। इन दिस फॉर्मल सेंस, अगर इस सेंस को हम आगे लेके बढ़ें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। इसकी वजह से लोकतांत्रिक देशों में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ जो प्रीमियर संस्थान है जो चुनाव कराता है वो संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये 750 का आंकड़ा है, ये पुराना आंकड़ा है। वीडियो बनाने तक 2019 के डेटा के अनुसार इंडिया में टोटल 2598 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और इसमें से 2538 अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ थी। वो हम इसका जो थर्ड पार्ट लेंगे ट्यूटोरियल का, तो हम स्टडी करेंगे कि ये अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ क्या होती हैं। और रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ में 8 नेशनल पार्टीज़ और 52 स्टेट पार्टीज़, जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के अनुसार। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स, मतलब लड़ने वाली, चुनाव लड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, कि सारी पार्टीज़ सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती, मैदान में होती ज़रूर हैं, लेकिन वास्तव में वो फाइट देने का स्टेटस उतना नहीं रखती इन द इलेक्शंस। और आप इसे जानते हो कि जब भी चुनाव होते हैं तो यानी कितने लोग खड़े होते हैं। मान लेते हैं 20 लोग खड़े हैं, लेकिन उसमें से कोई एक जीतता है, और हम ये जानते भी हैं कि इसमें से फाइट किन के बीच में होने वाली है, लेकिन फिर भी इतने सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज, सिर्फ मुट्ठी भर पार्टीज ऐसी हैं जो इफेक्टिव हैं इन द रेस टू विन इलेक्शन, जो इलेक्शन जीत सकती हैं और गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती हैं। जैसे अगर हम केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, और इंडिया में हम बात करें, तो इंडिया में बीजेपी है या कांग्रेस है, ये पार्टीज़ अपने दम पे सरकार बनाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई अकेली कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है कोई पार्टी, तो अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। सो द क्वेश्चन देन इज, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो इतनी सारी पार्टी, जैसे हमने इंडिया का उदाहरण लिया, और लोकतांत्रिक देशों में होती हैं काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़, और उसमें से सारी कंटेंडर्स नहीं होती हैं। वो लड़ती ज़रूर हैं चुनाव, लेकिन वास्तव में वो फाइट नहीं दे पाती हैं ठीक ठाक। सिर्फ कुछ ही पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस जीतने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी क्या ज़रूरत है? क्या हम इन्हें हटा नहीं सकते लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था से, पार्टी सिस्टम से? यानी कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए? हाउ मेनी मेजर इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी? तो ये क्वेश्चन एक वाजिब बनता है, क्योंकि जितने लोग चुनाव लड़ते हैं उतने ही वोट कटते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी एक एमपी की सीट पे अगर 10 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो वोट तो 10 को मिलेंगे। हाँ, ये बात दूसरी है कि मान लीजिए कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी की, फाइट इन दोनों के बीच में है, तो 90% वोट इन लोगों को मिल गए, लेकिन 10% वोट तो कटे ना इन पार्टीज़ के बीच में। तो इन्होंने व्हाट डिड दे गेन, उन्हें मिला क्या? बल्कि उन्होंने सिर्फ इन दोनों पार्टीज़ के वोट्स को ही काट के हासिल कुछ नहीं किया। और जबकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक लोड तो पड़ता ही है चुनाव कराने का, और एक फाइनेंशियल बर्डन भी क्रिएट होता है, एक पॉलिटिकल मेस भी नज़र आता है, कितनी सारी पार्टीज़ हैं और तरह तरह के कैंडिडेट हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव है, जो मॉरल पॉइंट हम गेन करते हैं डेमोक्रेसी में, कि लोगों को चॉइस खूब मिल जाती है। जितनी पार्टी, जितने कैंडिडेट्स, उतनी सारी चॉइसेस। तो ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर हम पार्टी सिस्टम की बात करें, ये कंटेंडर्स नहीं हैं ज़्यादा, तो क्यों हम इन्हें मौका देते हैं? तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। तो अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करें तो एक ही पार्टी को सरकार चलाने और सरकार फॉर्म करने का अधिकार होता है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, या आप सिंगल पार्टी सिस्टम भी उन्हें कह सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ उदाहरण लेने चाहिए। इन क्लास 9 वी नोटेड दैट इन चाइना, हाँ चाइना एक अच्छा उदाहरण है, ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड। वहाँ की जो पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, यानी CPC। और चाइना का जो पूरा नाम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है।
हालांकि चाइना अपने को सोशल डेमोक्रेसी कहता है, एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन वास्तव में वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का ही शासन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि और पार्टी नहीं होती हैं, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। और आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा किस प्रकार से जब सोवियत संघ का गठन होता है तो वहाँ पर भी सिर्फ वन पार्टी रूल ही होता है। अधिकतर कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की पहचान है कि वहाँ पे कोई एक पार्टी ही सरकार बनाती है, उसी के पास मोनोपोली ऑफ पावर रहती है। या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर हम एग्जांपल लें तो नॉर्थ कोरिया है, जिसे आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और क्यूबा भी एक एग्जांपल है इसका वन पार्टी का। तो ऑल्दो लीगली स्पीकिंग, अगर हम कानूनी तौर पे कहें तो जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का अधिकार तो है। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। लेकिन ऐसा होता नहीं कि लोग अपनी पार्टीज़ बनाएं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनाव की जो व्यवस्था है, वो वहाँ पर फ्री कंपटीशन की इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए चाइना में और पार्टीज़ हैं, लेकिन वो सब कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन होता है उनका इलेक्शन में। यानी एक प्रकार से चाइना में अगर किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो डिसाइड करती है कि हाँ वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। और जो भी पार्टीज़ हैं थोड़ी बहुत, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है इसकी एलाइज़ के रूप में वहाँ पे वर्क करती हैं। तो इसलिए हम इसे वन पार्टी स्टेट कहते हैं। और इस तरह के स्टेट जो है ऑटोक्रेटिक हुआ करते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन। लेकिन आप खुद ही समझ रहे होंगे कि वन पार्टी सिस्टम एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा विकल्प, अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज़। किसी भी डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी लोकतंत्र को अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर कम से कम 2 पार्टीज़ तो होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र लोगों का होता है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव जब चुनते हैं तो वोट दे के चुनते हैं। और जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं तो कुछ लोग खड़े होते हैं चुनाव में, उनके बीच से चुनते हैं। अब वहाँ पे पता चला एक ही पार्टी का कोई व्यक्ति कैंडिडेट के रूप में खड़ा है, तो वहाँ पे चॉइस कहाँ आपके पास है? जब वहाँ पे कम से कम 2 पार्टी हों तो इनके कैंडिडेट के बीच में चॉइस होगी कि भाई इसको चुने किसको चुने, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन पिछली बार जीता था और वर्क नहीं किया, हम उसको हराना चाहते हैं, इसको लेके आना चाहते हैं। तो चॉइस तो होनी चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी होगी। तो इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शंस में वो कम्पीट करें एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। और हाँ, इन दोनों पार्टीज़ को फेयर चांसेस होने चाहिए कि ये भी सत्ता में आ सके, गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और ये भी सत्ता में आ सके, गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस रिग्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और भी, लेकिन फिर भी एक पार्टी वहाँ पे बार बार चुनाव जीत कर चली आती है, तो कहा जाता है कि दे अडॉप्ट मल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। ऐसे अफ्रीका के कुछ देशों के एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और कहीं कहीं पे आपको मैं अपनी तरफ से बता दूं कि मल्टी पार्टी सिस्टम होते हुए भी, कई दल होते हुए भी, वहाँ पे कोई एक पार्टी ही बार बार पावर में आती है। और ऐसा भी नहीं कि वो मल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है, लेकिन फिर भी लोग ही उसको पावर में लेके चले जाते हैं। तो हम उसे वन पार्टी स्टेट तो नहीं करेंगे, लेकिन वन डोमिनेंट पार्टी स्टेट हम कह सकते हैं उसको। तो इंडिया भी इसका एग्जाम्पल रहा है लगभग 1990 तक, क्योंकि कांग्रेस ही बार बार फॉर्म करती थी गवर्नमेंट। लेकिन 1990 के बाद से माहौल बदला और आप देख रहे हैं कि लगातार फुल मेजॉरिटी के साथ एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट शासन कर रही है इस वीडियो को बनाए जाने तक। इन सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हालांकि आपने वीडियो में बैनर भी शुरू में देखा होगा कि जितने चैप्टर्स यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। मींस हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक वीडियो ट्यूटोरियल है। लेकिन अगर आपको नोट सीरीज़ देखनी है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी नोट सीरीज़ के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। बस आपको चैप्टर का नेम लिखना है और आगे अजीत सर लिख देना है, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मीन्स जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इससे जो पॉइंट बनते हैं वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे और आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। इन सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। अब हम आते हैं एक दूसरे सिस्टम के तहत। इन सम कंट्रीज़, कुछ देशों में पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। तो पावर चेंज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, लगभग 2 ही पार्टियाँ होती हैं, कभी वो वाली पार्टी तो कभी दूसरी वाली पार्टी। सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, और पार्टियाँ होती तो हैं वहाँ पे, कंटेस्ट इलेक्शंस चुनाव भी लड़ती हैं एंड विन अ फ्यू सीट्स, अब कुछ सीट्स भी जीतती हैं इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स, यानी वहाँ की जो कानून बनाने वाली संस्थाएं होती हैं, हमारे यहाँ ये पार्लियामेंट है।
तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो कानून बनाते हैं, यानी विधायिका, विधान बनाने वाली, कानून बनाने वाली, लॉ बनाने वाली संस्था। तो उसमें जीत को तो चले आते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ बीजेपी जो है गवर्नमेंट है वो फुल मेजॉरिटी में है। अब उसमें देखिए बीएसपी के भी कुछ लोग हैं, सपा के भी कुछ लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। इस तरह से यानी कितनी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई? नहीं कर पाई। तो इस तरह वो जीत के तो जा सकते हैं लेजिस्लेचर में, बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। लेकिन दो ही पार्टीज़ को, मेन पार्टीज़ को, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दो मेन पार्टीज़ हैं, उन्हीं के चांसेस होते हैं कि वो मेजॉरिटी भी हासिल कर सकें और गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकें। जैसे हमारे यहाँ 276 है एक आंकड़ा, जो इसको पा लेता है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। अब वो अकेले पाए चाहे अलायंस बना के पाए। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। तो इस पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। यानी टू पार्टी सिस्टम, दो दलीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टियाँ नहीं होती, और भी पार्टियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो एक्सचेंज होती रहती है सिर्फ दो ही पार्टी के बीच में। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम, ये बहुत ही अच्छे उदाहरण है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और भी पार्टीज़ हैं, लेकिन जो दो मेजर पार्टीज़ हैं जो बार बार गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और कोई पार्टी फॉर्म ही नहीं करती, तो वो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है एक, और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो इस वक्त जो ट्रंप शासन कर रहे हैं अमेरिका में, जब मैं वीडियो बना रहा था, हालांकि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि आप जब वीडियो दोबारा देखें तो हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे कोई और हो, या वो ट्रंप फिर से उसको रिटेन करें। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो ये है कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को लीड करते हैं। इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी जो है वो लेबर पार्टी है। इन्हीं के बीच में गवर्नमेंट एक्सचेंज होती रहती है, जबकि और पार्टीज़ भी वहाँ पर हैं, बट दे डोंट फॉर्म गवर्नमेंट। उतनी सीट्स ही उनको नहीं मिलती कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो ये तो हो गया टू पार्टी सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया कहाँ फॉल करता है, इंडिया को किस कैटेगरी में रखें, तो आगे चलते हैं ना। इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, अगर कई दल पावर के लिए लड़ते हैं चुनाव, एंड मोर देन टू पार्टीज़, और दो पार्टीज से ज़्यादा भी हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, पावर में आने के चांसेस रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ए पार्टी बी पार्टी अगर यही एक्सचेंज कर रही है पावर को, तो टू पार्टी सिस्टम होगा। लेकिन और को भी चांस रहता है कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट फॉर्म कैसे हो सकती है? ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो खुद ही वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आए, यानी 276, और या उससे ज़्यादा सीटें खुद ही अकेले लेके आए, तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं। और इन अलायंस, या कोई गठबंधन बना लें, अलायंस बना लें दूसरी पार्टियों के साथ मिलके। इस पे मैं ऑलरेडी आपको पिछले के पार्ट्स वगैरह में बताया है मैंने, और अभी आगे सब दोबारा आएगा तो हम इसको स्टडी करेंगे। वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम, मीन्स बहुदलीय व्यवस्था, यानी वहाँ पे दो ही पार्टीज़ नहीं बल्कि औरों के भी गवर्नमेंट फॉर्म करने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाई वेरियस पार्टीज़ कमिंग टुगेदर। तो इसमें जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है इंडिया में, वो क्या होता है, कई पार्टीज इकट्ठा मिलती हैं इन अ कॉलिशन। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मिली जुली सरकार को हम कॉलिशन कहते हैं। मींस कि कोई एक पार्टी नहीं, जैसे पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, ये सब मिलकर 276 या उससे ज़्यादा का आंकड़ा प्राप्त करती हैं, सबकी सीटें जोड़ी जाती हैं ना, और फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो इस प्रकार की मिली जुली सरकार को हम कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। वैन सेवरल पार्टीज़ इन अ पार्टी सिस्टम, अगर किसी मल्टी पार्टी सिस्टम में कई दल ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, मतलब जब इलेक्शंस होने होते हैं तो वो आपस में हाथ मिला लेते हैं, मतलब आपस में एक सहमति कर लेते हैं कि हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, एंड विनिंग पावर, और जब हम पावर में आएंगे तो साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस, इसको हम कहते हैं अलायंस, गठबंधन, या फ्रंट यानी मोर्चा हम कह सकते हैं। जैसे चुनाव होना हो और चुनाव के पहले ही आपने आपस में तालमेल बना लिया। मैं यहाँ पे आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यूपी में 2019 में तो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और सपा यानी समाजवादी पार्टी दो मिल गए दोनों आपस में, जबकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दोनों एक हो गए कि इनके वोट्स, हमारे यहाँ जब कास्टिज्म बहुत मैटर करता है ना, लेकिन जनता ने अच्छा खासा इनको सबक सिखाया कि हमें डेवलपमेंट चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप कभी भी रिलीजन और कास्ट को देखते हुए वोट मत करिए, आप हमेशा क्वालिटी और मेरिट को देखते हुए आपको वोट करना चाहिए।
तो बीएसपी और सपा मिल गए कि हमारे वोट बैंक बढ़ जाएंगे, हम सीटें ज़्यादा जीतेंगे। और हालत ये हो गई कि फ़ायदा बसपा को ज़्यादा हो गया, सपा को सीटें कम मिली, कुल मिला के लोग 20 सीटें भी नहीं जीत पाए और अंत में दोनों अलग हो गए कि अब हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। तो ये जो चुनाव के पहले जो तालमेल होता है इसे कहते हैं अलायंस। और अगर चुनाव हो चुके हैं मान लीजिए और किसी पार्टी को 276 या उससे ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं किसी अकेली पार्टी को, तो जब लोग आपस में आते हैं और मिलते हैं तो फिर वो कॉलिशन कहलाएगा आपका। तो कॉलिशन गवर्नमेंट तो ये भी है, लेकिन ये एक अलायंस भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गठबंधन पहले से ही बना हुआ था। इसको हम फ्रंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004। 2004 के चुनाव में 3 मेजर अलायंसेस थे। जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे तो उस समय वाजपेयी गवर्नमेंट थी और वाजपेयी गवर्नमेंट के समय चुनाव हुए तो वो हार गई और बाद में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी जो 2014 तक रही। और 2014 में जब चुनाव हुए तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट बनी है जो अभी तक चल रही है, जो 2019 में फिर से जीत के आई है। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसको यहाँ भी मिल गई थी, यहाँ भी मिल गई है, मतलब इससे भी कहीं ज़्यादा मेजॉरिटी इसको यहाँ मिली है। दिस इज़ रियली अ ग्रेट विन फॉर पीपल। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे हम कहते हैं यूपीए, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को हम कहते हैं एनडीए। और मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए है इसको लीड करती है बीजेपी, यानी बीजेपी और उसकी साथी पार्टियों का ये अलायंस है। और जो यूपी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको लीड करती है कांग्रेस, यानी कांग्रेस और उसकी जो साथी पार्टियां हैं उनको लेकर ही अलायंस बनाया गया है। अब जब भी चुनाव होता है ये लोग साथ साथ लड़ते हैं और जो टोटल सीट्स होती हैं उनको गिनकर निकाला जाता है कि हाँ हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 2014 के इलेक्शंस में, 2019 के इलेक्शंस में यूपीए को 276 सीट्स तो छोड़िए उसके नज़दीक भी नहीं पहुंची थी और एनडीए को बहुत आसानी से 300 प्लस में सीटें मिल गई थी। तो हमारे यहाँ 2 मेजर अलायंस ये हैं। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी। हालांकि जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है बड़ा मेसी लगता है, बड़ा बेतरतीब अस्त व्यस्त सा, क्लीन नज़र नहीं आता, साफ नज़र नहीं आता, क्योंकि कई लोग मिलकर, जैसे क्राउड जहाँ पे क्रिएट हो जाती है वहाँ पे आपको कहाँ क्लियरिटी नज़र आएगी। हाँ 2 ही 3 लोग रहेंगे तो साफ नज़र भी आएंगे। तो बड़ा झंझटी वाला ये डेमोक्रेटिक अलायंस या कोई भी अलायंस लगता है। एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है। देखिए अब पता चला कॉलिशन गवर्नमेंट बनी, अब किसी तरह उन लोग 280 सीट्स तक पहुँचे, तो अब इसमें से मान लीजिए कोई 10 लोगों ने कहा भाई हम तो चले, सीधा ये आ जाएगी 270 पे, और चाहिए कितना गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 276, तो गिर गई ना सरकार। तो ऐसे हमारे देश में काफ़ी एग्जांपल्स रहे हैं जहाँ पे कुछ समय बाद हमारे यहाँ नए प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन 2009 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद से कुछ स्टेबिलिटी आई थी और फिर 5-5 साल की सरकारें चल रही हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि इट अलाउज वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सरकार में बहुत से दल शामिल होंगे तो वो सारे दल जितने भी शामिल हो रहे हैं वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी बात को रखेंगे। ज़्यादातर जो जनता है उसके इंटरेस्ट की बात होगी और वेरिड ओपिनियंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक उसी तरह से जैसे 2 लोग मिलकर सारी कहानी बना लें, सारी प्लानिंग कर लें। अब आप लोगों ने उसमें 8 और लोगों को शामिल किया और 10 लोग हो गए, तो यानी कितने आइडियाज़ आपको मिलेंगे, कितने ओपिनियंस आपको मिलेंगे। आपकी ब्रॉड प्लानिंग हो सकती है। तो जितने दल होंगे उतने ही इंटरेस्ट, उतने ही ओपिनियंस रिप्रेजेंट होंगे और सरकार को उन पर काम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर, फिर किसको हम माने बेटर है? 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए 1 पार्टी सिस्टम को तो ऑलरेडी बुक ने ही आपके कह दिया कि इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। वाह क्या बात है कि कौन सा सिस्टम ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम की मल्टी पार्टी सिस्टम? तो ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये बुक कह रही है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़, यानी आपको बुक ये बताना चाहती है कि पार्टी सिस्टम कोई देश उसका चुनाव नहीं करता। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे समय के साथ साथ किसी देश में ये व्यवस्था बनती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। अच्छा कैसे बनती है, किस पे डिपेंड होता है सब? ये होता है वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है और वहाँ का रीजनल डिवीज़न कैसे है। जैसे इंडिया में रीजनल डिवीजन्स कितना ज़्यादा है, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न,
इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, और उसकी पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या रही है। जैसे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया आज़ादी को पाने के लिए, जन आंदोलन बहुत बड़े बड़े हुए, तो उन जन आंदोलन का रिप्रेजेंटेशन तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में होना चाहिए जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। और इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है। एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, और चुनाव की व्यवस्था क्या है। जैसे चाइना में क्या है कि वन पार्टी सिस्टम को प्रमोट करता है वहाँ का इलेक्शन सिस्टम, इंडिया में क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम को प्रमोट करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है, मतलब दल का जिक्र नहीं है वहाँ पे। अमेजिंग। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। तो किसी भी देश में दलीय व्यवस्था धीरे धीरे समय के साथ वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के रीजनल डिवीजन्स, वहाँ की डाइवर्सिटी को देखते हुए और वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हुए डेवलप करती है। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी देश की व्यवस्था के अनुसार ही वहाँ का पार्टी सिस्टम डेवलप करता है। इट इज़ कंडीशन बाय द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम को डेवलप कर पाया है। तो इसकी वजह क्या है? इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिखता ही नहीं है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी पार्टीज़ होंगी, लेकिन फिर भी हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम, इसका मतलब है डेवलप हुआ है, लोगों की चाहत के हिसाब से डेवलप हुआ है। कोई पार्टी आप खड़ी कर दोगे, लोग वोट ही नहीं देंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। पीपल वॉन्ट इट। इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ जो सामाजिक और जो भौगोलिक विविधता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ईस्टर्न के लोग हैं वो वहीं की पार्टी चाहेंगे, नदर्न रीजन है हमारा, जम्मू कश्मीर का रीजन है, सदर्न हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कोई नेशनल पार्टी अब शासन करती नहीं है, वहाँ पे सब रीजनल पार्टी शासन कर रही हैं। तो ये सब मैटर करता है इन सच अ लार्ज कंट्री। इतनी बड़ी कंट्री है ये कि इज़ नॉट इजली एब्जॉर्ब बाई 2 और इवन 3 पार्टीज़, कि इतने बड़े देश को सिर्फ 2 पार्टियाँ या 3 पार्टियाँ मिलकर चॉइस नहीं दे सकती लोगों को, और पार्टीज़ की भी ज़रूरत महसूस हुई और इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज इन ऑल सिचुएशन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर फॉर अ कंट्री, तो हम कहेंगे नो सिस्टम इज़ आइडियल। कोई सिस्टम आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं कह सकते, बेस्ट नहीं कह सकते किसी भी कंट्रीज़ के लिए। सब अपनी सिचुएशंस के अनुसार वहाँ पे पार्टी सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब जैसे अभी हम उदाहरण लें तो आप एक नया दल है, आम आदमी पार्टी, नई पार्टी है जो बनी, और देखिए सक्सेसफुली दिल्ली में रूल भी कर रही है, सेकेंड टाइम इस पार्टी का चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे। तो ऐसी पार्टियाँ इंडिया में बनती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं तो एग्जिस्ट करती हैं, और हमारे यहाँ अधिकार है लोगों को पार्टी बनाने का, तो लोग बना लेते हैं पार्टियाँ। ऐसे भी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और एक भी सीट नहीं जीतती हैं, ना एमपी की सीट जीतती हैं ना एमएलए की सीट जीतती हैं, लेकिन चुनाव लड़ती हैं। अब जैसे सिक्किम का उदाहरण लें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, अब निश्चित है सिक्किम के लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। बीएसपी नेशनल लेवल की पार्टी, अब ये दलितों के ओपिनियन को, उनके कॉज को रिप्रेजेंट करती है। श्रोमणी अकाली दल पंजाब से है, AIADMK साउथ से है, शिवसेना देखिए महाराष्ट्र में सक्सेस है, वो मराठियों को रिप्रेजेंटेशन करती है। तो ये सब क्या रीजनल डिवीजन्स ही तो हैं। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन उठता है कितनी सारी पार्टीज़ को हटाकर भारत में 2 या 3 ही पार्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इससे फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है कंट्री पर, और एक डिवीज़न जो होता है ना, ये पॉलिटिकल डिवीज़न भी क्रिएट हो जाता है, सोशल डिवीज़न क्रिएट हो जाता है, रीजनल डिवीजन्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि किसी भी देश के लिए हानिकारक होते हैं। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जब हम फेडरलिज्म का चैप्टर पढ़ रहे थे। ये जो पोर्शन दिया गया है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, ऑल टुगेदर मैं आपको बता देता हूँ इसमें दिया क्या गया। इसमें ये दिया गया है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को विश्वास नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यही है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये नहीं कहता कि प्योर होती हैं, शुद्ध होती हैं, सेल्फलेस वर्क करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को क्या मिलता है, खासकर इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर ये पूछा जाए कि उन लोगों का प्रोपोर्शन जो ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स भी हैं, वो बढ़ रहा है। और जो कहते हैं कि वो किसी न किसी मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को के नज़दीक अपने को फील करते हैं, झुका हुआ महसूस करते हैं, लाइक करते हैं, उनका भी ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस पार्टी आइडेंटिफिकेशन हैज़ गोन अप इन इंडिया। देखिए कैसे बढ़ता चला जा रहा है। 1971 से थोड़ा 2004 में हाई था, फिर 2005 में थोड़ा सा लो हुआ। जो पॉलिटिकल पार्टीज क्लोज अपने आप को समझते हैं, तो लगभग आधी जनसंख्या आ गई यहाँ पे भारत की। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ में ट्रस्ट की, तो 43% लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है हमारा, या बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। 20% लोग कहते हैं कि हमें नहीं मालूम भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ ठीक है कि नहीं है। हाँ, सिर्फ 37% ये कहते हैं कि हाँ हमें ट्रस्ट है, या काफ़ी ज़्यादा है, या कुछ ट्रस्ट है।
और यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे एक एवरेज दिया गया, ग्लोबल एवरेज लगभग 9.1 का है। और देखिए पार्टी मेंबरशिप जो है इंडिया में बढ़ती चली जा रही है। 2004 में कहाँ तक पहुँच गई। मैंने बताया था कि बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड विच हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप, जो कि 180 मिलियन को भी क्रॉस करती है। सेकेंड नंबर पर चाइना आता है जो कि 90 मिलियन पे है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये मैंने फिगर्स पढ़ी थी जो मैं बता रहा हूँ, मे भी किसी को डाउट भी हो सकता है इन पे। और पार्टी मेंबरशिप इज़ हायर इन साउथ एशिया देन द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। तो साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया भी पड़ता है, पार्टी मेंबरशिप लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। जैसे 9.1 एक ग्लोबल एवरेज है, ये पॉपुलेशन का परसेंटेज है, यानी वोटर्स का परसेंटेज। और ये सबसे हाई है तंजानिया में और बांग्लादेश में। देखिए अगर हम तंजानिया में देखें तो लगभग 100 आउट ऑफ 26.2 लोग किसी न किसी पार्टी की मेंबरशिप लेके बैठे हुए हैं। तो ऑल टुगेदर वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दैट कि पीपल डू नॉट मोस्टली बिलीव इन पॉलिटिकल पार्टीज, बट they feel close to at least 1 or 2 political parties, or they take membership of the political parties. Their participation has increased over the years in the activities of the political parties, especially during elections. But they really, when asked, say they don't distrust political parties. भारत में तो ये भी कहा जाता है कि सारे नेता बदमाश हैं, सारे नेता करप्ट हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अगर चुन के जाता है तो वो भारत की सेवा करने के लिए जाता है। अगर ऐसा काम नहीं करता है तो फिर वो बेईमान ही कहलाएगा। बट एज ए टीचर आई बिलीव इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे कार्टून दिया गया है 3। तो 27% कैनेडियंस ये कहते हैं कि लिबरल्स को पावर में आना चाहिए, 35% ये सोचते हैं कंजर्वेटिव्स को पावर में आना चाहिए, और फिर देखिए 98% ये कहते हैं कि नहीं, सबको एक गाड़ी में भर के, कार में भर कर, और जो नियाग्रा प्रपात है वहाँ से नीचे गिरा देना चाहिए। तो इससे जो हमें समझ में आता है वो ये आता है कि अगर उनसे पूछा जाता है कि भाई पावर में किसको चाहते हो, तो ज़्यादातर लोग जो है कंजर्वेटिव्स के पक्ष में है और 27% लिबरल्स के पक्ष में है। लेकिन फिर उनसे पूछा जाए कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप चाहते हो कि पावर आए, क्या पॉलिटिकल पार्टी विश्वास करते हो, नेताओं पे विश्वास करते हो, तो 98% का कहना है कि नो, सबको भेज दो, गाड़ी में भरो और फेंक दो पानी में और नए लोगों को लेके आओ। और फिर यहाँ दिया गया है कि डज द कार्टून रिफ्लेक्ट द डाटा ग्राफिक्स शोन ऑन द प्रीवियस पेज। तो एक प्रकार से देखा जाए कि तो यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और ये भी बात है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये भी डेटा एक प्रकार से सही है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हेयर बट नॉट करेक्टली। इसके अलावा यहाँ पे जो पोर्शन दिया गया है ये, तो इसमें एक इमेजिनरी नैरेटिव है जिसमें कुछ महिलाएं बातचीत करती हैं श्री किशन पटनायक को लेके, जिन्हें किशन जी भी कहा जाता है, जो कि रियल में थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो संबलपुर से उड़ीसा से 1962 में चुने गए थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो पीपल्स मूवमेंट होते हैं, यानी जन आंदोलन, जो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होते हैं, तो जन आंदोलन में भाग लेने वाले लोग कोई ना कोई सोशल कॉज को रेज करते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि जल, जंगल और ज़मीन हो जनता के अधीन। तो एक जन आंदोलन है, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो एक मोरल फोर्स बन के आएंगे। मोरल फोर्स का मतलब सेल्फलेस सर्विस देंगे लोगों को, जिसके लिए वो चुन के आते हैं। तो पॉलिटिक्स में आने से क्या मतलब था, तो उस पर सब यहाँ पे गौर करते हैं। कोई कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी वो बनाने की बात करते थे, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि पॉलिटिक्स को अगर हम अपनाना चाहते हैं तो कैसे अपना सकते हैं, है ना। बट किशन जी नेवर क्लैरिफाइड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी, किस प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वो बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑल द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैड बिकम इररेलेवेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इररेलेवेंट हो चुकी हैं, मतलब अब काम की नहीं रह गई हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो जनता को आना पड़ेगा आगे। तो इसी पर डिस्कशन है, और अंत में यही है कि किशन जी अब हैं नहीं, तो व्हाट विल बी योर एडवाइस, आपकी क्या एडवाइस होगी, आप लोग खुद ही पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी मोरल फोर्स बन सकती है पॉलिटिक्स में? क्यों? क्योंकि भाई अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो, जैसे आपका हम उदाहरण लें, तो एक प्रकार से ये जन आंदोलन से ही उभर कर पार्टी आई थी। तो क्या एक मोरल फोर्स के तौर पर काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? इसे आप रिसर्च करिए और पढ़िए। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। इसके अगले पार्ट में हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी करेंगे, और वहीं पे हम पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है इनको समझने का कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल।